नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के सारांश को देखने वाले हैं तथा साथ में उपन्यासिक तत्व की दृष्टि से तथा परीक्षा उपयोगी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम इसका विश्लेषण करेंगे। राग दरबारी की रचना श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा किया गया है और यह 1969 की रचना है। तो राग दरबारी उपन्यास जो है दोस्तों, इसका सारांश हम देख रहे हैं। यह जो उपन्यास है वह स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण भारत की राजनीति और सामाजिक संरचना का व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। राग दरबारी उपन्यास की कहानी लगभग 6 महीनों में घटित होती है और मुख्य रूप से शिवपालगंज नामक एक छोटे से गांव की राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक विसंगतियों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का जो मुख्य पात्र है इस उपन्यास में, ये रंगनाथ है, जो शहर से गांव को आता है और वहाँ के सामाजिक पॉलिटिकल माहौल को अनुभव करता है। गांव की सत्ता वैद्य जी नामक एक चालाक और सत्ताधारी व्यक्ति के हाथ में है, जो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का प्रबंधक है। वैद्य जी अपने पुत्रों बद्री पहलवान और रूपन बाबू के साथ कॉलेज, पंचायत और सहकारी समिति जैसी संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखता है। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं दोस्तों, वो गांव की सरकार और समाज को नियंत्रित करते हैं, जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, शोषण और राजनीतिक चालबाजी आम बात है। तो इस कहानी में इन संस्थाओं की राजनीति के जटिल खेल, सत्ता के दांवपेच और व्यवहार की वास्तविकताओं को बड़े प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति, जहां कॉलेज राजनीति का दलाल बना हुआ है और समाज के अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बड़ा प्रभाव है, इसे भी उपन्यास में दिखाया गया है। रंगनाथ की जो नीतिपरक और आदर्शवादी सोच है, वह सामरिक प्रभावशाली वैद्य जी के खिलाफ संघर्ष करती है, लेकिन अंततः रंगनाथ को इस भ्रष्ट व्यवस्था में शामिल हो जाने या हार मान लेने के हालात समझ में आते हैं। इस उपन्यास के जो अंत है दोस्तों, वह रंगनाथ के और प्रिंसिपल के बीच संवाद पर होता है, जिसके बाद व्यंग्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है कि कैसे वैद्य जी पूरे गांव और उसके लोगों को अपने मशीनी बंदरों की तरह नचाता है, जबकि विरोधी उनके आगे कुत्तों की तरह भौंकते रह जाते हैं। तो संक्षिप्त में सारांश इस प्रकार था दोस्तों। इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो उपन्यास का कथानक चरित्र चित्रण और देश काल वर्णन से युक्त है। इसमें घटनाएं बहुत ही कसी हुई है। यह जो उपन्यास राग दरबारी है, वह ग्रामीण राजनीति और समाज की भ्रष्ट व्यवस्था का जीवंत व्यंग्यात्मक दस्तावेज है। व्यंग्य और यथार्थवाद की मिश्रित शैली में लिखा गया यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास सामाजिक भ्रष्टाचार, राजनीति और शिक्षा की विडंबनाओं को उजागर करता है। इस उपन्यास में पात्रों की भाषा, पात्रों के माध्यम से
शक्ति संघर्ष, अहंकार और भ्रष्टाचार की परतें खोली गई है। उपन्यास की भाषा को देखें तो सरल है, प्रभावशाली है और स्थानीय बोलचाल से भरपूर है। तो राग दरबारी उपन्यास जो है दोस्तों, वह हिंदी साहित्य में आधुनिक यथार्थवादी उपन्यास का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित उदाहरण है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और इसका प्रभाव आज भी प्रासंगिक माना जाता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और यह उपन्यास यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से तथा विभिन्न हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब इनकी अन्य विशेषताओं को देखते हैं और इस उपन्यास की औपन्यासिक तत्व की दृष्टि से हम समीक्षा करते हैं। उपन्यास के सभी पात्र और उनकी विशेषताओं को। तो इनकी सूची हम आपको दे रहे हैं, कौन कौन से चरित्र हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला तो है वैद्य जी। ये जो वैद्य जी हैं, वह गांव की राजनीति का मास्टरमाइंड है दोस्तों। चालाक है और दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। वैद्य जी रिश्वतखोर है और स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। गांव के सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का केंद्र बिंदु के रूप में वैद्य जी हैं। उसके बाद आते हैं रुप्पन बाबू। रुप्पन बाबू जो हैं, वह वैद्य जी का छोटा बेटा है और 10वीं कक्षा में कई वर्षों से फंसा हुआ छात्र है, फेल होता जा रहा है। कॉलेज के छात्रों का वह नेता बन जाता है फिर बाद में, और गांव की राजनीति में सक्रिय होता है। उपन्यास में चरित्र में इसका परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं बद्री पहलवान। बद्री पहलवान जो है, वह वैद्य जी का बड़ा बेटा है और यह अपने शरीर के निर्माण में व्यस्त रहता है। बद्री पहलवान पिता के अन्याय में साथ देने वाला और उनका दाहिना हाथ है। छोटे पहलवान। छोटे पहलवान जो है, वह गांव की राजनीति में बद्री पहलवान का सक्रिय साझेदार है और वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में वह भाग लेता है। अगला पात्र है रंगनाथ। रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया हुआ है और यह वैद्य जी का भतीजा है। लगभग 5-6 महीने की छुट्टी पर वह गांव में आता है और गांव की राजनीति और सामाजिक विसंगतियों को वह महसूस करता है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रिंसिपल साहिब। तो यह इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। इनकी प्रवृत्ति चाटुकारिता भरी है, चाटुकार हैं और तथा ये चुगलखोर और चालाक व्यक्ति हैं। कॉलेज की राजनीति का ये अहम हिस्सा है। इसके बाद अन्य पात्र में देखें तो जोगनाथ है। यह स्थानीय गुंडा है। ये अक्सर नशे में रहता है और अनूठी भाषा बोलता है, जिससे हर 2 अक्षर के बीच एफ ध्वनि आती है। फिर आते हैं सनीचर। सनीचर का असली नाम मंगलदास है और यह वैद्य जी का नौकर है। ये राजनीतिक रणनीति के तहत गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है। उसके बाद आगे आते हैं लंगड़। लंगड़ जो है, वह आम आदमी का प्रतिनिधि है और जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। फिर अगली पात्र है बेला। बेला इस उपन्यास की प्रमुख महिला पात्र है। ध्यान रखेंगे, बेला जो है
वह रूपन और बद्री पहलवान दोनों के साथ प्रेम संबंध में रही, लेकिन बाद में छोड़ दी गई। उसके बाद आते हैं खन्ना मास्टर। कॉलेज में यह एक शिक्षक हैं तथा इनका स्वभाव विद्रोही है तथा ये बहुत ही ईमानदार हैं। समाज के अन्याय के खिलाफ मास्टर खन्ना जो है वह खड़े रहते हैं। इसके बाद आते हैं मालवीय नामक पात्र। यह कॉलेज का कर्मचारी है, प्राचार्य के भ्रष्टाचार की आलोचना करता है। बाबू रामधीन एक ऐसा पात्र है जो गांव के भीख मांगने वाले और जुआ खेलने वाले पात्र हैं। फिर आते हैं मास्टर मोतीराम। यह कॉलेज के विज्ञान का शिक्षक है और अपनी मोटिवेशनों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों राग दरबारी में जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में आपने जाना और इन पात्रों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण समाज की जो राजनीति है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक विसंगतियों हैं, उनके विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। पात्र अपने अपने स्थान पर समाज के विभिन्न चरित्र और समस्याओं के प्रतीक हैं और जिनमें व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी रूप से उनका चित्रण किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राग दरबारी उपन्यास के उद्धरण और उन उद्धरणों का विश्लेषण, क्योंकि ये जो उद्धरण हैं, ये वाक्य जो हैं वे पूछ दिए जाते हैं। तो एक प्रसिद्ध उद्धरण है इस उपन्यास का, जो खुद कम खाता है दूसरों को ज्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज्यादा बोलने देता है, वहीं खुद कम बेवकूफ बनता है और दूसरों को ज्यादा बेवकूफ बनाता है। तो इस उद्धरण का विश्लेषण यह है दोस्तों कि यह समाज की विडंबना और सत्ता के खेल को बड़े ही तीखे व्यंग में दर्शाया गया है इसमें, और इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति खुद थोड़ी कामयाबी और संसाधन रखता है वह दूसरों को भ्रमित और परास्त करके सत्ता और प्रभाव खुद बनाए रखता है। और यह चरित्र वैद्य जी या उनके जैसे नेताओं की राजनीतिक चालाकी की ओर संकेत करता है, जो खुद नुकसान न उठाकर दूसरों को हानि में डालते हैं और अपने लिए फायदे का रास्ता अपनाते हैं। तो यह जो उद्धरण है दोस्तों, वह पूरे उपन्यास के विषय गतिविधि का सार है, जहां व्यंग के माध्यम से भारतीय ग्रामीण राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की भ्रष्टता, चालाकी और मनोवैज्ञानिक खेल को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि समाज में किस तरह से शक्ति और संसाधनों के वितरण की असमानता होती है और कैसे लोग अपनी भलाई के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। उपन्यास की भाषा इतनी सहज और प्रभावशाली है कि यह व्यंग सीधे पाठक के मन पर असर करता है और सामाजिक यथार्थ का आईना दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप ग्राम में निवासरत होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव की राजनीति किस हद तक होती है, और यह उपन्यास आज भी उन राजनीति को दर्शाता है। कुछ और महत्वपूर्ण उद्धरण आपके सामने हम रख रहे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। तो यह उद्धरण भारतीय न्याय व्यवस्था की विडंबना को दर्शाता है दोस्तों।
जहां कानून की मजबूती नहीं बल्कि उसका व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आना आम बात है। तो उपन्यास में यह व्यंग्य समाज में व्याप्त नैतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करता है। एक अन्य उदाहरण को देखते हैं। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं, इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। तो विश्लेषण में देखते हैं तो इस कथन में लेखक ने जाति प्रथा की गहरी आलोचना की है और दिखाया है कि वास्तविक परिवर्तन नामकरण के माध्यम से हो सकता है, जहां जाति की जगह व्यक्ति की पहचान हो, और यह सामाजिक सुधार की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। एक अन्य उदाहरण है, यह हमारी गौरवपूर्ण परंपरा है कि असल बात 2-4 घंटे की बातचीत के बाद अंत में ही निकलती है। तो यह उदाहरण भारतीय सामाजिक और राजनीतिक संवाद की लंबी और घुमावदार प्रकृति पर व्यंग करता है, जहां सीधे मुद्दे पर आना दुर्लभ होता है और बातचीत में अक्सर बहुरंगा और चतुराई भरा व्यवहार होता है। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। वैद्य जी के प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वह अपनी दुम हिलाने लगता था। तो यह उदाहरण वैद्य जी के प्रभाव और सत्ता के भय को चित्रित करता है और सत्ता के सामने अधीनता और भय का भाव व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आगे कुछ और उदाहरण हैं। हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसीलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। तो यह उदाहरण शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति और ग्रामीण युवाओं की अज्ञानता पर तीखा व्यंग करता है। यह समाज के दोषों को प्रकट करता है, जहां आधुनिकता के अभाव और अज्ञानता के कारण विकास बाधित होता है। तो यह जो उदाहरण है दोस्तों, ये राग दरबारी की व्यंग्यात्मक शैली, सामाजिक आलोचना तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो उपन्यास की गहराई और प्रभाव को दर्शाते हैं। ये जो उपन्यास है, इन्होंने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक कुप्रथाओं पर तीखा व्यंग करता है और भारतीय ग्रामीण जीवन की जटिलताओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों यह उदाहरण इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आप इस उपन्यास को बहुत कम समय में समझ सकें तथा साथ ही जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से संबंधित, उसमें आप अगर इस उपन्यास से पूछ दिया जाए तो अपनी पकड़ बना के रख सके। चलिए देखते हैं अन्य उदाहरण। भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। यह उदाहरण समाज की उस सच्चाई को दर्शाता है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन वह उनकी पीछे पीछे
दौड़ती रहती है। तो यह उपन्यास की प्रमुख थीम यथार्थ और उससे बचने की नाकाम कोशिश को दर्शाता है। एक अन्य उदाहरण है, लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। तो यह जो व्यंग यहाँ पे कसा गया है, यह शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संवाद की अधूरी समझ को दर्शाता है, जहाँ बातें बहस और दिखावे के लिए होती है, न कि वास्तविकता के लिए। अन्य उदाहरण है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी और अदालतों में हुई है, दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा पड़ा रहा। तो यह जो उदाहरण है दोस्तों, यह न्याय व्यवस्था की धीमी प्रक्रिया पर गहरा व्यंग करता है, जहां मामलों का निपटान इतना लंबा होता है कि लोग अगली जिंदगी में भी उसका इंतजार कर सकते हैं। हम इस देश में इतने पढ़े लिखे भी हैं कि पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। तो यह व्यंग सामाजिक और शैक्षिक विसंगतियों पर तंज करता है, जिसमें ज्ञान और व्यवहार में अंतर साफ दिखता है। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। तो इसको हमने देख चुका है। इसमें न्यायपालिका की अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया गया है, जहां कानून की मजबूती नहीं बल्कि व्यक्ति की चाहत पर वह निर्भर होता है। तो इस तरह से दोस्तों एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, ये आखिरी है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है कि जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रहता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। तो यह सामाजिक सुधार की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है कि जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए नामों के माध्यम से पहचान बदलनी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं राग दरबारी उपन्यास के मुख्य उद्देश्य क्या है और इस उपन्यास का आखिर में महत्व क्या है। तो राग दरबारी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद के भारतीय ग्रामीण समाज की वास्तविकताओं, खासकर राजनीति, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को विद्रोही और तीखे व्यंग के माध्यम से उजागर करना है। श्रीलाल शुक्ल जी ने ग्रामीण राजनीति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कदाचार, शिक्षा व्यवस्था की हानि और सत्ता के षड्यंत्रों को परत दर परत खोलकर दिखाया है। उपन्यास का उद्देश्य है कि समाज को उसकी बुराइयों से परिचित कराना और यथार्थ को सामने लाकर पाठकों का ध्यान सामाजिक सुधार की ओर आकर्षित करना। तो यह उपन्यास किसी उद्देश्य के बिना नहीं लिखा गया, बल्कि देश काल और सामाजिक परिस्थितियों का गहरा विवेचन इस उपन्यास में दिखता है। तो महत्व को देखें तो इस उपन्यास का महत्व इसलिए है कि यह हिंदी साहित्य में व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी उपन्यास है और एक ग्रामीण जीवन के एक संपूर्ण दस्तावेज है, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत की 3 शताब्दियों के सामाजिक, राजनीतिक
और सांस्कृतिक परिदृश्यों को सजीव रूप में सामने लाता है। इसकी भाषा तीखी लेकिन सरल है और व्यंग की पैनी धार ने इसे समय की कसौटी पर खरा उतारा है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और दूरदर्शन पर इसका धारावाहिक प्रसारण भी हुआ, जिस वजह से यह आम जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गया। इस उपन्यास ने दोस्तों हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन की मिथकों को तोड़ा और उसकी यथार्थता को बेबाकी से प्रस्तुत किया। यह उपन्यास सामाजिक जागरूकता, आलोचना और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रयास है जो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। और इस प्रकार राग दरबारी न केवल एक उपन्यास है बल्कि भारतीय समाज की चिंतनशील और व्यंग्यात्मक दर्पण है। तो उपन्यास की युग प्रवृत्ति और रचनात्मकता पर कुछ बातें हम देख लेते हैं। युग की बात करें अर्थात समय की बात करें तो राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और 1967 में यह पूरा हो गया और यह उपन्यास 1968 में प्रकाशित हो गया। यह स्वतंत्रता के बाद के भारत के 1960 के दशक की ग्रामीण राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह युग आर्थिक विकास, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बीच उलझा हुआ युग था, जिसे उपन्यास ने यथार्थवाद और व्यंग्य के माध्यम से खूबसूरती से उकेरा है। इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की निराशाजनक सच्चाई का दस्तावेज माना जाता है। प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रवृत्ति की दृष्टि से यह उपन्यास मुख्यतः यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति वाला उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल जी ने ग्रामीण भारत की राजनीति, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी और सामाजिक विसंगतियों के नंगे सच के साथ प्रस्तुत किया है और यह उपन्यास राजनीति और समाज में व्याप्त नैतिक पतन, दिखावटी लोक कल्याण और सत्ता संरचनाओं की व्याकुलता पर तीखा व्यंग करता है। इसकी कथा और पात्रों के जरिए समाज की विसंगतियों का गहरा विश्लेषण होता है। रचनात्मकता की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि यह व्यंग्य प्रधान और यथार्थवादी उपन्यास है और एक श्रेष्ठ कृति के रूप में यह अमर है। इसकी रचनात्मकता, इसकी समृद्ध भाषा, वस्तुनिष्ठ पात्र रचना और कथानक की तंगी में है। उपन्यास में तथ्य और कल्पना की कुशल मिश्रण किया गया है जो पाठक को सामाजिक वास्तविकताओं को सामने लाता है। व्यंग्य की धारा इतनी सटीक है कि वे हास्य और कटुता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखती है। इस उपन्यास का संवाद जीवंत, संवाद कुशल और लोक भाषा से समृद्ध है जो प्रक्रिया को सहज बनाता है। तो संक्षेप में हम देखें तो राग दरबारी भारत के स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण यथार्थ को व्यंग्यात्मक यथार्थवाद के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो यह हिंदी साहित्य में अपने युग का एक क्रांतिकारी और कालजयी उपन्यास है। तो तत्कालिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अगर हम इस उपन्यास को देखें तो राग दरबारी तत्कालिक महत्व की दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण समाज की सच्चाइयों की ओर दृष्टिपात करता है तथा यह उपन्यास 1960 के दशक के ग्रामीण राजनीति, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, शिक्षा व्यवस्था की गिरावट और सामाजिक कुप्रथाओं का सजीव और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है।
इसकी प्रस्तुति ने तत्कालीन समाज में व्याप्त लोक नाट्य और राजनीति की हकीकतों को जन जन तक पहुंचाया और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई। उपन्यास की तीखी व्यंग्यात्मक शैली ने समाज के कुव्यवहारों का खुलासा किया और इसे न केवल साहित्य का एक महत्वपूर्ण कृति बल्कि सामाजिक दस्तावेज भी बना दिया। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह हिंदी साहित्य का दोस्तों पहला बड़े व्यास का व्यंग्यात्मक उपन्यास माना जाता है। इसने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को ऐसे उजागर किया है कि ऐसा पहले संभव नहीं था, अर्थात यह बहुत ही अप्रतिम उपन्यास कहा जा सकता है। इसलिए इसे 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसका ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है दोस्तों कि इसने भारतीय उपन्यास के पारंपरिक स्वरूप और विषयों में क्रांतिकारी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन में व्याप्त जातिवाद, सत्ता संघर्ष, नैतिक पतन और सामाजिक व्यवस्थाओं की विडंबनाओं को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करके यह जो उपन्यास है वह भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना को प्रखर रूप से प्रभावित कर रहा है। दूरदर्शन पर सन 1986 में इसका धारावाहिक रूपांतरण हुआ जिसने इसे व्यापक जन सामान्य तक पहुंचाया। संक्षेप में कहें तो राग दरबारी उपन्यास तत्कालीन भारत की जड़ित सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों का प्रकटीकरण है जिसने साहित्य और समाज दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह उपन्यास न केवल अपनी काल सापेक्षता के कारण बल्कि अपनी सामाजिक जागरूकता और व्यंग्यात्मक तीखेपन के कारण हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है।